नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम में हम पुराने प्रोग्राम की ही कंटिन्यूशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत से सवालात को जो हमारे नाज़रीन के जहन में उठ रहे थे, हम एड्रेस नहीं कर सके थे। तो हमारा जो पिछले प्रोग्राम का मौजू था बुढ़ापा और बुढ़ापे की बीमारियां, उसके बारे में हम अपने दोनों मेहमानों से नलेश सोनी साहब और डॉक्टर नजीब हुसैनी से अपने मौजू को कंटिन्यू करते हैं, और जो चीज़ें हमसे पिछली दफ़े रह गई थी उस चीज़ को आज हम एड्रेस कर कर आप तक पहुंचाएंगे। जी खुश आमदीद आप दोनों का, शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में अभी दोबारा नाज़रीन के सामने मौजूद हैं और उनको अपनी जो मालूमात हैं वो हम पहुँचाएँगे। तो डॉक्टर सोनी, जैसे कि पिछले वीक हमें आपको याद होगा कि हमने जब अपना प्रोग्राम छोड़ा था तो हम नर्सिंग होम के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे जो बूढ़े या बुज़ुर्ग लोग हैं वो नर्सिंग होम जाना पसंद नहीं करते और बल्कि बहुत नाराज़ होते हैं और बल्कि ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो आप इस बारे में कुछ बता रहे थे कि कुछ ख़ास मौक़ों पर इन जो बूढ़े लोगों को नर्सिंग होम में ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, तो इस बारे में प्लीज़ आप और बताएं, जारी रखें। मैं समझता हूँ कि नर्सिंग होम में पूरी ज़िंदगी बितानी अच्छी बात नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी आ जाए जैसे कि स्ट्रोक, और स्ट्रोक हो तो आपका पूरा एक बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो जाता है। जी। और तब आपका हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, कभी कभार आपका सोचना भी सही नहीं होता जी। तब आपकी फैमिली वो सब चीज़ों को संभालने में वो ट्रेन नहीं है, इतना तवज्जो नहीं दे पाते। हाँ। तब नर्सिंग होम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता जी है। जी। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपने कोई बड़ी सर्जरी करवाई हो, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट कराओ या आपको फ्रैक्चर हुआ हो और आपने हिप रिप्लेसमेंट करवाया हो, तो वो चीज़ों में आपको जितनी सर्विसेज एक नर्सिंग होम में मिल सकती है वो आपके घर रहकर आपके पास कितने भी पैसे हो या कितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, आपको वो सर्विसेज नहीं मिलेगी। और तीसरा आपका फोकस, आपको बीमारी से अच्छा होकर वापस जाना, वो फोकस आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये स्पेशली जैसे मैं ये समझती हूँ कि नर्सिंग होम में जो फिज़िकल थेरापी होती है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि घर में जब थेरापिस्ट आता है तो वो बहुत महदूद टाइम के लिए दिन में एक बार फ्यू मिनट्स या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन जब नर्सिंग होम में रुकते हैं तो वहाँ पर दिन में 3 बार भी थेरापी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, और ग्रुप थेरापी भी शायद होती है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है और जल्दी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। नर्सिंग होम में आपके मेडिकेयर की पॉलिसी के अंदर आपको अप टू 3 आवर्स पर डे थेरेपी मिल सकती है। अच्छा, यानी कि ये तो अच्छे खासे टाइम है और बहुत अच्छा टाइम है जी। और वो आपको जल्दी ठीक करने में मदद करती है। अगर आप घर रहे तो हफ्ते में 3 बार कोई आएगा आपके घर और वो भी आधे घंटे के लिए, तो आप ही सोचो कैसे आप जल्दी अच्छे हो जाओ। हाँ, तो वो तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ पूरे हफ्ते में, और यहाँ पे 3 घंटे एवरी डे। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर पूरा जिम के तरह पूरी चीज़ें लगी होती हैं, इक्विपमेंट होती है, तो हर चीज़ होती है। तो आपकी जो भी ताकत के लिए और आपके रिकवरी के लिए एम्फेसिस दे के इम्पोर्टेंस है कि वो अच्छी होती बहुत अच्छी होती है, जल्दी सही। जैसे घर में तो ये सारी चीज़ें फिजिकल थेरापिस्ट नहीं लेके आ सकता। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर नर्सिंग होम में अगर शॉर्ट टर्म सिकनेस के बाद, जैसे कोई सर्जरी वगैरह के बाद जाएं, और स्ट्रोक का आपने बताया कि स्ट्रोक में भी मैं समझती हूँ कि जब स्ट्रोक एक दफ़े हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें तो थेरापिस्ट ही करता है, यानी कि किसी को अपने पैरों पे खड़ा करना भी थेरापिस्ट के हाथ में होता है, तो वो इसको हेल्प करते हैं। और आपको दूसरी चीज़ है, जैसे कि आपको कम्युनिटी री एंट्री बोलते हैं, जिसमें आपको कोई बीमारी, बड़ी बीमारी हो गई, और जैसे कि कोई आदमी 50-60 साल का आदमी हो और कहीं बैंक में जॉब कर रहा हो और स्ट्रोक हो गया, तो अभी मेडिकली स्टेबल हो गया लेकिन कम्युनिटी में जाकर क्या करेगा, तो जिसको बोलते हैं कम्युनिटी री एंट्री, वो चीज़ें आपको कोई इंस्टीट्यूशन में जाओ तभी आपको ट्रेन और बाकी की सुविधाएं, बाकी की फैसिलिटीज कैसे आपको मिल सकती है इंश्योरेंस से, वो आपका केयर, आपका हेल्थ केयर टीम आपको बताएगा। अच्छा, और उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थेरापी है, राइटिंग थेरापी, ये सारी चीज़ें जो इंटेलेक्चुअल जो चीज़ों के लिए थेरापी होती है वो भी आपको नर्सिंग होम में, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें यानी कि यहाँ एम्फेसिस होती है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
जो कम्युनिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिव मेंबर्स थे, जॉब वगैरह कर रहे थे, तो अगर वो नर्सिंग होम में जाएं तो ज़्यादा बेटर है बानिस्बत इसके कि घर में बैठकर अपने वक्त को और अपने टाइम को जो है वो ज़ाय करें। डॉक्टर सोनी, ये भी बताइए कि जो नर्सिंग होम की फैसिलिटी हैं और ये जो आप बता रहे थे कि अडल्ट डे केयर की फैसिलिटी, ये क्या इंश्योरेंस कवर करती है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो जिनको मेडिकेड मिलता है उनको मेडिकेयर भी मिल सकता है, कोई तनख्वाह वगैरह की लिमिट होती हैं या कोई बैंक बैलेंस, घर, ये क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लोगों को नहीं पता होती बहुत सी चीज़ें? अगर आपको नर्सिंग होम में एडमिट होना पड़े तो जैसे एडमिशन्स डिपार्टमेंट है वहाँ का, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करने में मदद करेगा। अच्छा। और आपको आपके इंश्योरेंस के मुताबिक आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ कराएगा। अगर आपके पास मेडिकेड है तो भी आप नर्सिंग होम की सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो। मेडिकेयर हो या आपको कमर्शियल पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसीज हो, तो उसकी लिमिट्स होती है। वो लिमिट्स के अंदर, जैसे कि मेडिकेयर है उसको 100 डे स्पेल बोलते हैं, 100 डेज। तो मेडिकेयर ए में, पार्ट ए में 100 डेज तक आपको मेडिकेयर पार्ट ए कवर करता है नर्सिंग होम में। और उसके बावजूद भी अगर आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ, आप वहाँ ही रह गए, तो मेडिकेयर पार्ट बी या मेडिकेड आपको कवर कर सकता है। अच्छा, अगर मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी हो तो वो काफ़ी अच्छा है। हाँ। और ये जैसे इसकी कोई क्या, जैसे जो हमारे बूढ़े लोग हैं, अब जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं ऑलरेडी, उनके पास कोई जॉब भी नहीं होती और ज़्यादातर घर में होते हैं, तो क्या उनको दोनों चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं? मेडिकेड इजीली मिल जाता है क्योंकि उनकी इनकम, दो चीज़ है, एक तो इनकम नहीं होती है और आपका यहाँ वैलिड स्टेटस हो, यहाँ का सिटीजन या जो भी स्टेटस आपका वैलिड हो, तो मेडिकेयर आपको इजीली मिल जाता है। मेडिकेयर के मेडिकेड इजीली मिल जाता है, लेकिन मेडिकेड कवर करता है पूरा आपका नर्सिंग होम। मेडिकेयर कब मिलता है? मेडिकेयर अगर आप यहाँ आपने जॉब की तो आपके चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा, आपको कोई बड़ी डिसेबिलिटी हो गई, जैसे कोई यंग आदमी हो और उनको इतना बैक पेन या बैक का प्रॉब्लम हुआ कि अभी चलना नहीं हो सकता, खुद की केयर नहीं कर सकते, व्हीलचेयर लानी पड़ती है, तो वैसे ही डिसेबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई 2 साल के लिए, फॉर 2 years, तो फिर आपको मेडिकेयर एलिजिबिलिटी मिलती है। मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस मेडिकेड नर्सिंग होम का स्टे कवर करता है आपका। अच्छा। और एडल्ट डे केयर, वो मेडिकेड स्टेट रन प्रोग्राम है, वो उसमें आपके पास मेडिकेयर हो तो ठीक है, लेकिन मेडिकेड हो तो बहुत ही अच्छी तरह आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। अच्छा जी। एडल्ट डे केयर प्रोग्राम, तो यानी कि मेडिकेड होना चाहिए या मेडिकेयर का पार्ट एंड बी हो तो दोनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। डॉक्टर नजीब, ये हमने थोड़ा सा सुना कि नर्सिंग होम को हम किस तरह अपनी बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बुढ़ापे की एक बड़ी मशहूर बीमारी है जिस पर बहुत सी मूवीज़ भी बनी हैं, ड्रामेज़ भी हैं और काफ़ी चीज़ें, जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं। तो आप ज़रा सा बताएंगे कि अल्जाइमर क्या होती है और हमारी कम्युनिटी में इसका कितना रेशो है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप जब हमारे मरीज़ों को देखते हैं तो क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी अब फैल रही है या स्टिल हम अभी तक इससे बचे हुए हैं, और इसकी वजूहत क्या होती हैं? तो ये एक आप जो कह रहे हैं अल्जाइमर, तो अल्जाइमर तो एक किस्म की ऑलमोस्ट लाइक टाइप है। तो रियली जो हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो डिमेंशिया कहते हैं। अच्छा। तो ये डिमेंशिया टाइप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं। तो उनमें से जो डिमेंशिया जो होता है, एक फिर उसका वो है अल्जाइमर्स। तो डिमेंशिया क्या होता है डॉक्टर? हाँ, तो डिमेंशिया जो होता है वो उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिस तरह मेमोरी लॉस हो जाता है, आपके फंक्शन आप नहीं कर पा सकते हैं, स्लो हो जाते हैं, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़ास तौर से लिखना, देखना, जो आपकी ड्राइविंग, इस तरह की चीज़ें, और ज़्यादातर भूल जाते हैं चीज़ें। अच्छा। और तो ये भी होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं मेमोरी की वजह से। दूसरी चीज़ें होती हैं जो आप इस तरह से भूल जाते हैं, जो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन भूल जाती है। अच्छा। आपको पता है कि आप ये करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा सकते। जैसे आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख नहीं पाएंगे, या सोच रहे हैं कि होना है मगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। अच्छा। तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो बूढ़ापन की एक वो है कि वो हमारे लोगों में ख़ास तौर से आ रही है, और इस तरह की नहीं है कि ये दूसरे लोगों में आती है हमारे लोग में नहीं आती है, ये नहीं समझे। ये हमारे लोग में भी आती है,
मगर ढूंढना पड़ता है इसको, मतलब डॉक्टर के पास जाके मालूम करना पड़ता है। और कि जो हो जैसे रहा है। डिमेंशिया आप जो बता रहे हैं, तो डिमेंशिया में क्या ये जो जैसे बूढ़े लोग खामोखा लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और ये सब चीज़ें करती हैं, तो ये भी क्या डिमेंशिया से लिंक है, इसका कोई ताल्लुक़ है? हाँ, तो ये भी ना एक दिमाग का एक वो बूढ़ापन का दिमाग का कंट्रोल जो होता है उसको कहते हैं हम, कि वो कंट्रोल थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। जैसे यानी कि अभी अपने इमोशन पे भी कंट्रोल नहीं इमोशन पे रहता, कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए कि ब्रेन में वो चीज़ें जो कंट्रोल करती है वो भी स्लो डाउन स्लो हो हो जाती हैं। जाती है। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ है, एक पार्ट है जो ब्रेन में जो कंट्रोल करती है। तो जब ये भी स्लो हो जाए तो आपका इम्पल्स और आपके जो भी आपके हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाते हाँ, हैं। वो आपके जो भी आदत हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो यानी कि जैसे ये तो हम समझते हैं, ये तो अब हमने नाम दे दिया इस डिमेंशिया, लेकिन शायद हमारा कल्चर, हम अपने बूढ़ों के साथ हमेशा जानते थे कि सब चीज़ें होंगी इनको ना, तो हम अपने कल्चर में जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या उससे पहले देखते हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानी को हमारे पेरेंट्स कैसा टेक केयर करते थे, कि हर वक्त उनके सामने कोई झिड़की नहीं देते थे, कोई गलत बात नहीं करते थे, जो वो कहते थे सुनते थे। अब जो हमारी न्यू जनरेशन है या ख़ुद हम जो हैं इस वक्त अपने मतलब इस मुल्क में आकर जो हम इतने ज़्यादा जॉबों पर और स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आप डॉक्टर सोनी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए अपने पेरेंट्स को इस मसाइल पर डील करने के लिए? मैं समझता हूँ कि आपको याद करना चाहिए कि जब आप नहीं चल सकते थे तो आपको किसने चलाया, आप जब खा नहीं सकते थे तो किसने खिलाया। जी। तो इफ़ यू रिमेंबर दोज थिंग्स एंड हैव ग्रैटिट्यूड आपके पेरेंट्स की तरफ, तो आप अपने पेरेंट्स की केयर कर सकोगे। तो ये हमारा कल्चर है, जी जी। यही सीख कर हम आए हैं यहाँ, उसको रिटेन करें और आपकी पेरेंट्स के डिजीज को समझिए, उनका गुस्सा होना, उनका कुछ बोल देना, जी। उसको एक बैकग्राउंड में रखिए और डॉक्टर या अदर केयर गिवर्स की मदद से उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जैसे उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आप रिपीटेडली एक ही संदेशा उनको दोहराए, एक ही मैसेज उनको दोहराए, उनको काम अच्छी तरह उनको डील करे, अप्रोच आपका काम रखे। जी जी। तो ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में है ही। जी। तो अच्छा, वो आपको और हेल्प मैं ये करेगी। समझती हूँ कि क्या ऐसा भी होता होगा, यानी कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं जो भी मतलब अपनी बहुत सी जो सिकनेस होती है उसको अंदर छुपाते हैं ना, ख़ास तौर पे जो मैं समझती हूँ कि पेन जो है, पेन और दर्द जो है उसको वो इतना ज़्यादा अपने अंदर टॉलरेट करते हैं कि वो दूसरे अंदाज में निकलता है, कि इरिटेशन में फिर बर्स्ट आउट हो जाएंगे या जो है नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे या रोने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये पेन मैनेजमेंट के लिए आप बताइए कि क्या करना चाहिए उसको, और कैसे हम मतलब अपने घर में कैसे पहचान सकते हैं? मैं समझती हूँ कि अगर मेरे फादर या मदर अगर रो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं तो मुझे फ़ौरन ये सोचना चाहिए कि इनके अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो उस बारे में आप कुछ बताइए। तो हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि एजुकेशन फॉर पेन, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि बूढ़ा होना और दर्द होना वो दो एक ही चीज़ नहीं है। तो उसके बारे में आपकी जागृति में आपका एजुकेशन, अगर आप वो उसके बारे में नॉलेजेबल हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको दर्द हो रहा है, ये एक बुढ़ापे की निशानी नहीं, कुछ हो रहा है आपके शरीर जी में। जी जी। तो नॉलेज फर्स्ट है, नॉलेज मतलब होना चाहिए, पेशेंट को भी नॉलेज होना चाहिए और फैमिली मेम्बर को भी नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। डॉक्टर सोनी माफ़ कीजिए, हमें दोबारा ब्रेक पे जाना पड़ेगा, तो फिर दोबारा हम स्टूडियो में आते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। नाजरीन हमारे साथ ही रुकिए, अभी हमारी गुफ्तगू जारी है, तो स्टे विद अस। नाज़रीन स्टूडियो में दोबारा खुश आमदीद। हम पेन मैनेजमेंट और पेन के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग अक्सर अंदर छुपा लेते हैं, अपने दिल में ही रख लेते हैं और दूसरे अंदाज में जो है उसको बाहर निकालते हैं, झिड़की में, गुस्से में। तो डॉक्टर सोनी से सुनते हैं। जी डॉक्टर सोनी माफ़ कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। तो मैं बता रहा था कि एक तो अवेयरनेस की पेन एड्रेस हो सकता है, दूसरा उनको ये मदद कीजिएगा, बूढ़े लोग को ये मदद करिएगा कि आप कैसे, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, और तीसरा उनका टीम बनकर रही है। जब अच्छा। किसी को दर्द होता हो या बुढ़ापे की कोई बीमारी आती हो तो
उनको ओवरटेक मत कर दीजिएगा। उनको दर्द हो रहा है इसलिए ये मत कराओ, वो मत करो, वैसा मत करिए। उनको बोलो करो, और जो नहीं हो सकता उसमें आप मदद करो। तो उनके टीम मेंबर बनकर रहो। तो यानी कि बिल्कुल उनको और सप्रेस ना कर दी कि बस अब आप चूंकि चल नहीं सकते तो अब आप बैठे रहो, तो इस तरह तो वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं तो अपना खुद पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी माँ है, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो भी मैं पानी उनसे ही मांगता हूँ। पानी तो मैं ले सकता हूँ, तो लेकिन क्यों वो चले तो मैं देखूँ कैसे चले, एक तो, और उनको क्यों दूँ कि ऐसे चलो ऐसे चलो, और दूसरा उनकी एक्टिविटी कंटिन्यू रखे। तो वैसे आप अपने बुजुर्ग लोगों को एनकरेज करो जितना हो सके उतना करने की, और जहाँ नहीं हो सके वहाँ आप मदद करें। अच्छा, तो जैसे अब हम बता रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट को अब हम 2 तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर नजीब, आप बताइए कि उम्र के इस हिस्से में, बुढ़ापे में, पेन किलर्स क्या आप रेकमेंड करेंगे? और जैसे मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर हम उनको कोई ताकत की दवाई नहीं देते, कैल्शियम, विटामिन्स अगर दो भी, तो वो खाने को ऐसे समझते हैं कोई उनको जहर दे रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह उनको ये चीज़ें लेनी चाहिए और कितनी पाबंदी से। तो ये मैं आपकी बात बहुत पसंद आई कि आप ये कह रहे थे कि बूढ़ापन और पेन सेम चीज़ नहीं है। जी, गलत कॉन्सेप्ट है हमारी कम्युनिटी के पास। बूढ़ापन अपनी अलग जगह है, और जो उसको पेन होता है तो पेन के लिए कुछ करना चाहिए हर वक्त। पेन कभी भी नहीं होना चाहिए, और किसी पेन को भी इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेटेड करता है, बहुत तकलीफ फ्रस्ट्रेटेड करता है। और फैमिली को ये नहीं समझना चाहिए कि पेन इसलिए हो रहा है कि बूढ़े हैं, होता ही है, इस तरह से कभी भी नहीं सोचना है। थोड़ा भी पेन है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात करिए कि क्यों हो रहा है। तो हमारे पास हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पेन किलर्स भी दे सकते हैं, मगर नेचुरल चीज़ भी दे सकते हैं, बल्कि जो आप जैसे कह रहे हैं ताकत की चीज़ें भी दे सकते हैं जो पेन को इवन नेचुरल वे से हटा देती है। और उनमें से कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, जो पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये डॉक्टर चेक करके ही आपको बता सकता है कि ये आपके लिए और बहुत से लोगों को ये सप्लीमेंट्स के बाद पेन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे कि, और हमारे खाने पीने से भी, और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़े से न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे खाने पीने में थोड़ा सा वो नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो वो सप्लीमेंट्स और विटामिन्स देने में ताकत भी आ जाती है, पेन भी हट जाती है। और ये टीम अप्रोच भी होना चाहिए, जो आप डॉक्टर से भी बात करें, फैमिली भी इसमें हाथ दे, मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट फोकस रहे, वो ही मेन पर्सन हो, वो ही अपना बताए, वो ही अपना करे, वो भी अपना मतलब वो इग्नोर ना करें, अपने आप को इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे और आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो फिर तो बच्चों को कुछ नहीं पता चलने वाला ना। इम्पोर्टेंस दें इस चीज़ों को, इग्नोर नहीं करें। और फिर जैसे अपने डॉक्टर के साथ, फैमिली के साथ, फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ मिल के वो पेन बहुत अच्छी तरीके से हम उसको डील कर सकते हैं। और जैसे फ़िज़िकल थेरापी का मैं बात थोड़ा सा शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि बहुत सी दफ़े फ़िज़िकल थेरापी पे जाना भी उनको मुश्किल लगता है। यानी कि अगर आप हफ्ते में 2 बार उनको रेफ़र करेंगे तो वो भी उनको मुश्किल लगता है कि निकलो, जाओ, थेरापी कराओ, वापस आओ। तो मैं बहुत सी दफ़े उन लोग को ये मशवरा देती हूँ अपने पेशेंट को कि आप तकरीबन 12-14 वीक्स चले जाइए, आप सीख लीजिए वहाँ पर कुछ चीज़ें, आप सीख लें खुद जो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर कंटिन्यू करें। तो अगर वो चीज़ें जैसे कमर के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जो शोल्डर के लिए, हाथों के लिए, वो सीख कर आएँ और घर में कंटिन्यू करें तो उससे फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ डॉक्टर नजीब, जो अभी आप बता रहे थे कि दवाएं, तो मैं ये आप हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइए कि पाबंदी कितनी ज़रूरी है। जो विटामिन्स और कैल्शियम है वो बॉडी में आते आते टाइम लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको रोज़ खाना चाहिए कि 2 दिन खा के छोड़ देना चाहिए? तो इसमें जो भी चीज़ होती है, जैसे एक्सरसाइज होती है और जैसे विटामिन्स होते हैं, ये चीज़ें सिर्फ काम करती हैं और अच्छी तरीके से काम करती हैं अगर आप इस पर मुताबिक रहें और रेगुलर रहें, रोज़ करें, तो फिर उस पर फिर फ़ायदा होती है। 1-2 दिन लेने से या थेरेपी भी 1-2 दफ़ा जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा थोड़ा शायद हो भी जाए फ़ायदा, मगर इतना नहीं होगा जितना इफ़ेक्ट आपका होगा लॉन्ग टर्म अगर आप रोज़ खाएं। डॉक्टर से ही पूछ के, ये नहीं कि खाते रहें और ज़्यादा खा लें, मगर डॉक्टर से पूछ के इसका जो भी डोसेज है वो जो भी। और आजकल मेरे ख्याल में डॉक्टर नजीब, लाइक रिसेंटली इट्स अ न्यू एरा में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लाइक एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट सफरिंग
80% जो पॉपुलेशन है विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र हो रही है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जोड़ों की बीमारी, यानी कि जैसे ही बूढ़े होने लगते हैं तो जोड़ जो है वो दुखने पे आ जाते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमारे मरीज़ आकर ये भी पूछते हैं, मुझसे तो ख़ास तौर पे ये भी पूछते हैं कि अमेरिका में भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इसके लिए क्या करें हमारे बूढ़े लोग, क्योंकि जोड़ तो जो है जाम होने लगते हैं एज के साथ। जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मतलब आर्थराइटिस है जिसमें जोड़ों में आपकी मतलब जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है। तो ये यूजुअली होती है अगर खाने पीने से न्यूट्रिशन कम हो तो उससे होती है, ख़ास तौर से कैल्शियम और विटामिन डी और इन तरह की चीज़ें, विटामिन्स कम हो जाती हैं तो ये हो जाती है ग्लूकोसामीन। तो ये इन चीज़ों के लिए भी हमारे पास इलाज है। ये नहीं कह रहा कि इलाज है कि वो पूरा ठीक हो जाए, मगर इसमें इम्प्रूवमेंट आने के लिए बहुत चांसेस है। और ख़ास तौर से अगर आप अपने फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ इन चीज़ों पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और जो भी उसके मुताबिक जो भी जॉइंट है उस पे फोकस रखें कि इस पे ये जॉइंट को ठीक करना है, फिज़िकल थेरेपी, एक्सरसाइज और राइट सप्लीमेंट खा के, न्यूट्रिशन भी सही करके, तो वो मैं समझती हूँ डॉक्टर नजीब, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बोन्स जो जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट होती है वो कम होके और रगड़ खाकर फिर मसल्स सारे जो स्पाज़म में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में क्या ये बात फिर क्या होता है कि जब उस जोड़ को ओवर यूज़ या एब्यूज़ कर लिया जाता है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो डॉक्टर सोनी, आप क्या समझते हैं कि जोड़ों को एक ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करने का कुछ फ़न हम इन अपने मरीज़ों को सिखा सकते हैं जिससे? और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नजीब थोड़ा सा मुझे ग्लूकोजामाइन कॉन्ड्रोइटिन के बारे में भी बताएं कि वो क्या चीज़ है। तो आप ये बताइए कि किस तरह ये लोग अपने जोड़ों को कैसे इस्तेमाल करें कि तकलीफ़ कम हो, दर्द कम हो। To understand osteoarthritis, it's a simple wear and tear. आपने यूज किया इसलिए वो घिसा है जोड़ा, आप जोड़ आपका जॉइंट, लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हो कैसे? एक्सरसाइज से। आप एक्टिव हो, आप जो जोड़ के जो मसल्स है उसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करो तो उस पर जोड़ या लोड कम पड़ेगा और उससे आपका जो जॉइंट है वो लंबे माल चलेगा। जैसे यहाँ अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, यू विल गेट ए बेटर बैंग आउट ऑफ योर बक, तो यू विल गेट बेटर बैंग आउट ऑफ योर जॉइंट इफ यू डू एक्सरसाइज। और मेरे पास इतने 80 साल के लेडी आते हैं, बोलते बेटे मैंने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं, अभी क्या सिखाएगा? तो मैं सबको ये बताऊं कि आप कोई भी एज पर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो और आपको उससे अगर आपने रेगुलर किया तो उससे आपके जोड़ में फर्क पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अब क्या एक्सरसाइज करें, अब तो हमें और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं। आपको उल्टा एग्जांपल दे, अगर आपने कुछ नहीं किया, आपको अगर बुखार हो जाए और आप 2 दिन ऐसे बिस्तर पर लेटे रहो, आपको क्या होता है? आप एकदम कमजोर हो जाते हो। जी। तो उसका उल्टा सोचिए, अगर आपने 2-4 हफ्ते थोड़ा और एक्टिविटी किया तो सच में आपका ताकत पहले से बढ़ेगा, और ताकत बढ़ेगा तो आपके जोड़ पर कम जोर पड़ेगा, तो इससे फायदा होगा। और दूसरा, यानी कि जो फिजिकल थेरेपी एक्चुअली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और उनको मैनिपुलेट ऐसा करती है कि जोड़ के ऊपर प्रेशर कम पड़े ना, तो उससे फिर बेनिफिट होता है। फिजिकल थेरेपी में 2-3 चीज होती है। एक कि आपके जोड़ में जो इन्फ्लामेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मोडालिटीज यूज करते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड है, इंटरफेरेंशियल करंट है, या सिंपल हीट पैक है। लेकिन उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराकर आपके जॉइंट पर कैसे सही वजन डालना है वो सिखाते हैं। जी। और पेन के बारे में बात करते हैं कि पेन को क्रोनिक होने से बचाइए आप। कोई भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का कहीं भी दर्द हो तो आप उसको जल्दी से आपके डॉक्टर की हेल्प से आप उसको बढ़ने से रोकिए। अगर क्रोनिक हो गया, क्रोनिक क्या है? लंबे अरसे तक आपके साथ रहने वाला, जैसे आपका हस्बैंड या आपका वाइफ तो आपके साथ लंबे अरसे तक रहने वाले, तो वैसी बीमारी को होने से बचाइए। और कौन बचा सकता है? लंबा चूंकि लंबी बीमारी फिर बहुत सारे मसाइल भी लेकर आती है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इफ इट बिकम्स क्रॉनिक यू कैन नॉट क्योर, यू कैन मैनेज, बट इफ इट इज इन अर्ली स्टेज द डॉक्टर कैन रियली हेल्प यू रिवर्स द
अर्ली चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो फिर डॉक्टर नजीब, ये जो ग्लूकोजामाइन क्वांटिटीन है आजकल के, वो लुब्रिकेशन लाती है जॉइंट में, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये सप्लीमेंट्स हैं जो अगर आपके डॉक्टर से ही पूछ के आप सही से आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं, इसलिए कि लुब्रिकेशन इसी चीज़ों से बनती है जो ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन से। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई चीज़ हार्ड है जो रगड़ रही है तो फिर उस पर अगर थोड़ा सा आप लुब्रिकेशन डाल दें तो वो आसानी से मूव करेगी। तो उसी बुनियाद पे हम आपको वो कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामिन देते हैं, तो वो आपके जॉइंट में जाके फिर उस तरह से। तो डॉक्टर नजीब, आप अपने जो बूढ़े लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आप रेकमेंड करते हैं कि उनको खाना चाहिए, ये गोलियां फ़ायदेमंद हैं उनके लिए? जी फ़ायदेमंद होते हैं, मगर इस पे अगर ख़ायम रखें, जैसे सप्लीमेंट्स हैं और उसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाएं, ये सब चीज़ें और सब करें। और जैसे तो ये जो दवाएं हैं, ये हालांकि इज़ अ गुड थिंग, यानी कि जो ग्लूकोजामाइन क्वांटिटीन है, मेरा खुद अपना पर्सनल तजुर्बा है कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने यही देखा, 2 हफ्ते खाते हैं और कहते हैं फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं उनको बताती हूँ ये तो अभी 2 महीने बाद आपके अंदर काम करेगा, तो उसको मुस्तकिल खाना चाहिए और एक दफ़े जब शुरू करें तो उसको जो है ना नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर नजीब, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टर्म है जिसको जोड़ों में बीमारी, जोड़ों में तकलीफ़ हो जाती है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं उर्दू में, और जोड़ों की बीमारी भी कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो हम पहले बात कर रहे थे, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आर्थराइटिस तो हम जैसे कह रहे थे कि वो आ जाती है जॉइंट में, चिकनाहट कम हो जाता है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली ये होता है कि बूढ़ापन की वजह से ख़ास तौर में औरतों में कैल्शियम भी कम हो जाती है, तो बोन आपका वीक हो जाता है। तो ये समझिए कि हड्डी होती है उसमें थोड़े आहिस्ता आहिस्ता से सुराख बन जाते हैं। तो अगर सुराख जो भी हार्ड चीज़ है उसमें बन जाए तो वो स्पंज की तरह बन के ना टूट सकती है आसानी से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान रखें ना। एक बोन डेंसिटी का डेक्सा के नाम से टेस्ट आता है, तो आप करा सकते हैं। तो पहले से पता चल जाए तो हम आपको पहले से कैल्शियम और दूसरे दवाएं होते हैं, जैसे एक और दवा होती है जिसका नाम शायद फोसामैक्स है, वो भी दे सकते हैं। तो वो आगे बढ़ने से, जैसे हम कह रहे थे कि चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले रोकें, तो प्रिवेंटिव केयर आप पहले से करें तो वो आगे नहीं बढ़ती है चीज़। अच्छा, तो यानी कि फिर वो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो या तो रुक जाती है और बेटर भी हो जाती है उन दवाओं से। और वो जो टेस्ट है वो औरतों में भी हम करवाना चाहिए हर साल। औरतों में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके हार्मोन्स की वजह से। मर्दों में भी आप बता रहे थे कि अगर वो पेन का प्रॉब्लम हो तो जो है उस वक्त जो है वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, दर्द हो रहा है, तो मेन में भी ये एक्चुअली ये चीज़ है जो आ रही है, आ सकती है, तो उनको भी टेस्ट करवा सकते हैं अगर कोई सिम्टम्स वगैरह हों दर्द वर्द के। अच्छा, और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ क्या फ्रैक्चर की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है? जी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट डिसऑर्डर, मींस आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में आपको दर्द नहीं होता है इनिशियल स्टेज में। आपको सिग्निफिकेंट आपका डिजीज बहुत बढ़ गया हो तभी फ्रैक्चर हो, तभी आपको दर्द होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉल्ड अ साइलेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइलेंट डिसऑर्डर। तो ये ज़रूरी है कि मर्द हो या औरत, आप अपना बोन डेंसिटी टेस्ट कराए। और सबसे अहम बात, बहुत ही इजी चीज़ है, अगर आप 60 के ऊपर हो तो अपनी हाइट चेक कराओ। बाल जाने की वजह से नहीं, लेकिन और वजह से भी आपकी हाइट कम हो जाती है। सो आप अपनी हाइट चेक कराओ, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इनिशियल साइंस कि आपको आपकी रीढ़ की हड्डियों में वो जो बोलते हैं कि हॉलो हो सकती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सो अगेन उसमें भी ये है कि अर्ली स्टेज में आपके बोन्स थिन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। अगर उसमें आप कैच कर लिया तो फोसामैक्स है, कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट है, वो बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। अगर आपने ऑस्टियोपीनिया को ऑस्टियोपोरोसिस में बदल दिया, जिसमें आपके बोन का आर्किटेक्चर बदल जाता है, टूट जाता है, तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं और तभी बहुत देर हो जाती है।
आपकी इलाज हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। और इवन मेरे ख्याल में वो जो इसमें तो ये होता है कि हालांकि इतनी ज़ोर से गिरते भी नहीं है और जितनी बड़ी हड्डी टूट जाती है, हाँ। सिर्फ थोड़ा सा स्लिप हुए, घर में ही कारपेट पे ही गिर गए और हड्डी जो है वो टूट गई, या बाथरूम में गिर गए तो जो है हड्डी टूट गई। तो ये ज़्यादा डेंजरस जो है ना वो चीज़ होती है। टूटने से उसके बाद जो फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, हिप का, अगर आपका हिप का फ्रैक्चर हो। डॉक्टर सोनी, आपको मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, माफ़ कीजिए, हमें दोबारा ब्रेक पे जाना है, तो दोबारा स्टूडियो में आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, हमारी गुफ्तगू और बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, तो हमारे साथ रहें। स्टूडियो में फिर खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू जारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे और ज़रूर एक अच्छे तौर पर बच्चे भी और बड़े भी नोट करके अपनी सेहत को अच्छा बनाएंगे। तो डॉक्टर सोनी के साथ कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर सोनी, आप बता रहे थे, मुझे अपनी बात को जारी रखिए प्लीज़। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ हो और उसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ, जैसे कि हिप फ्रैक्चर, तो आपका यहाँ अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है कि 25% ऑफ द पीपल हैविंग हिप फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस डू नॉट रिटर्न टू देयर नॉर्मल मोबिलिटी। मींस वो पहले वाले जैसे चल रहे थे वो चल नहीं सकते, वैसा नहीं हो सकता दोबारा। और 25% लोग उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। मींस 1 in 4 persons with such hip fractures will stay in a nursing home. They will not return to home. और फिर मेरे ख्याल में उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, सेप्सिस और देन स्ट्रोक सेकेंडरी टू द बोलस एंड ऑल दोज थिंग्स। So those can be prevented with the help of the doctor. और वो ये कि बस ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट कराया जाए, कितना आसान है, और साल में एक दफ़े टेस्ट कराओ, दवाएं प्रॉपरली खाओ, कैल्शियम खाओ। डॉक्टर नजीब, कैल्शियम की सप्लीमेंट आप कितनी रिकमेंड करते हैं अगर कोई ओवर द काउंटर लेकर खाना चाहें, या ग्लूकोजामाइन, क्वांटिटीन और विटामिन की, ये ज़रा प्लीज़ आप हमारे लोगों को बताइए। तो ये सप्लीमेंट्स तो फार्मेसीज़ में और इवन आम स्टोर्स में आजकल मिल रहे हैं, मगर आप जब भी कोई भी इस तरह के सप्लीमेंट्स आप जब भी ख़रीदें, ख़ास तौर से बग़ैर डॉक्टर से पूछ के, तो प्लीज़ ना लीजिए, इस तरह से ना लें। पहले आप अपने डॉक्टर के पास लाएं, उनको दिखाएं, वो लेबल पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ मैं बताता नहीं कि ये बस ये नंबर आप ले लें, ऐसे कि हर स्टोर में, हर मार्क में अलग अलग देते हैं, और तो फिर हर पर्सन का, हर इंसान का एक डिफरेंट चीज़ होती है। दूसरा किसी को शुगर भी होती है और किसी को। डॉक्टर नजीब, एक बात ये बताइए कि बहुत से लोग ये पूछते हैं और बहुत से लोग इस बारे में भी कंसर्न होते हैं कि जो ग्लूकोजामाइन क्वांटिटीन जो है ना, उससे शुगर बढ़ जाती है, क्या ये बात सही है? नहीं, ग्लूकोसामीन से शुगर नहीं बढ़ती है। क्योंकि ग्लूकोसामीन और ग्लूकोज बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ग्लूकोसामीन तो बिल्कुल जाके वो आपके जॉइंट में जाता है, इट्स नॉट लाइक उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। जी, लेकिन बहुत से लोग डायबिटिक लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, ओ डॉक्टर साहब ये मैं खा रहा था, मेरी तो शुगर बढ़ गई, हालांकि वो शुगर उससे नहीं, किसी और चीज़ से बढ़ती है। नाम सेम है मगर वो अलग करेंगे, उसका शुगर से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर नजीब, आपको पता है कि विंटर आलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, एक तूफ़ान गुज़र चुका है, एक तूफ़ान सुना है और आने वाला है। विंटर में जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए क्या प्रिवेंशन है? क्या कोई स्पेशल टीके या वैक्सीन है या कोई स्पेशल दवाएं हैं जो आप रिकमेंड करेंगे, या विंटर में क्या बीमारियां हमारे बूढ़े लोगों को लगती हैं तो और इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे जो कॉमन चीज़ है वो द फ्लू जो हो जाता है, जी। तो और सबसे आसानी से वो प्रिवेंट हो सकता है। अच्छा। तो हर साल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वाले अमेरिका में न्यू फ्लू शॉट लाते हैं जो हर साल एवरीवन को लेना चाहिए, बूढ़ा हो या बेबी हो, एनीवन, उनको जाके लेना चाहिए डॉक्टर से। और ख़ास तौर से जो बूढ़े लोग हैं, बिकॉज उनके पास दूसरे बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, इम्यून सिस्टम उनका लो होता है, दूसरे बीमारियां होती हैं, तो उनको अगर फ्लू हो जाए तो फिर वो और सीवियर हो जाता है। अच्छा। तो
ये फ्लू शॉट लेना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। है। अच्छा। दूसरा जो शॉट जो रेकमेंड होता है वो होता है नमोनिया शॉट, जो हर 5 साल के बाद लगता है, ख़ास तौर से बूढ़ों में। तो ये नमोनिया को प्रिवेंट करता है। जी जी। तो नमोनिया भी जो होती है वो लंग्स की बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो अगर नमोनिया के वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो चांसेस होता है कि उसके बाद थोड़े से रिकवरी पीरियड आपकी लंबी हो जाती है। जी जी। तो अगर आप सिंपली एक नमोनिया शॉट ले लें तो वो 5 साल के लिए आपको कवरेज मिल जाती है कवरेज मिल जाता है, कि नमोनिया ना हो जी। आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो जैसे कोई दवाएं वगैरह आप स्पेशली विंटर में रेकमेंड करेंगी कि सिर्फ ये फ्लू शॉट्स ही मतलब रेकमेंड यही है, दवाई वगैरह तो कोई ख़ास इस तरह की नहीं है। जो रेगुलर हम जो बात कर रहे थे वाइटामिन और इम्यून सिस्टम के लिए जो भी जैसे विटामिन सी है वो आपको थोड़े से इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, मगर इस तरह से कोई ऐसी दवाई नहीं है कि विंटर से पहले कोई दवाई खा लें तो फिर उसकी बीमारियां बचेंगे। लेकिन ये जो एक और विंटर में कॉमन जो चीज़ें हो जाती हैं जैसे एलर्जी वेरी कॉमन है, और ख़ास तौर पे कोल्ड वेदर के बाद गले का बार बार ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम बार बार होना, ये भी हमारे और लोगों को बहुत बॉदर करता है। तो इस बारे में मतलब क्या कोई होम इक्विपमेंट्स होते हैं जो रखना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा होता है, आप बताइए। आई विल डाइवर्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन। सबसे मैंने बहुत किस्से सुने हैं ऐसे कि कोई बुजुर्ग है और वो स्नो गिरा है और वो शवल करने गए और उनको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। तो ये सच बात है। जी जी जी। तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो सिंपल है, आप एक साथ पूरे ड्राइववे का या पूरे घर का स्नो मत साफ करिए। अच्छा। किस्ते में कीजिएगा। जी जी एक जी है। और दूसरा, आप घर में वार्म अप करिए। वार्म अप क्या करना है? हाथ पैर ऊपर नीचे करना है, हाथ को स्क्वीज करना है और आप ब्रेक्स लेना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल। आप अकेले रहते हो और आपको स्नो साफ करना ही है, कोई और है नहीं, मजबूरी है करने की। तो आपकी और आपको हार्ट कंडीशन है, तो आप ये सब चीजें याद रखिएगा। तो उससे आप वेदर को फेस कर सकोगे और अपनी सेहत संभाल सकोगे। और दूसरा, आप जो एलर्जी की बात कर रहे हो, तो विंटर में बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस होती है क्योंकि घर में जो हीट चलती है और वेंटिलेशन कम हो जाता है। जी। और उसकी रिलेटेड जो भी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो बीमारियां है वो आपको हो सकती है। तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स आपका सांस लेने की जगह सब मॉइस्ट रहे, उसके लिए आप डॉक्टर की मदद से वो करिएगा। बहुत सारे वेपराइज सिस्टम्स आते हैं जो राइट एड या कोई भी फार्मेसी, अगर वो घर में रहे तो वो बूढ़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रिवेंशन के वो फिर दोबारा उनको गले वगैरह की, नाक की बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं ना। और लास्ट थिंग जो हम सब डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप अगर आपकी इम्यूनिटी जैसे आपकी कम हो रही है और आप बाहर जाओ अंदर आओ, तो आपकी हैंड वॉशिंग मीन्स आपकी हाइजीन की बहुत केयर करिएगा। अच्छा जी, क्योंकि वो जो है जब मतलब हैंड को ज़्यादा वॉश करें, सही से वॉश करें। सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी। और हैंड वॉशिंग से ये होता है कि आप कोई जर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में फ्लू वगैरह में जो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को घर में जो होते हैं उनको भी लग जाता है। एक और चीज़ डॉक्टर नजीब, बूढ़े लोगों में जो स्किन की बीमारियां होती हैं वो भी जैसे कॉमन हो जाती हैं। और एक और जो मैं आपसे दो चीज़ों के बारे में पूछूंगी, हमारे बूढ़े लोगों में आँख की कमज़ोरी और कान की मतलब हेयरिंग कमज़ोरी बहुत होती है। और जब आँख की कमज़ोरी होती है तो मैंने बहुत सी दफ़े देखा कि डॉक्टर के पास भेजा मैंने, आँख में कैटरेक्ट बन रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आप सर्जरी कराओ, लेकिन नहीं कराएंगे, नहीं अभी मैं देखूंगा, अभी यूँ करूँगा, जब तक कि पूरी आँख ही नहीं चली जाती। इस बारे में कुछ बताइए। और फिर डॉक्टर सोनी आप प्लीज़ हेयरिंग एड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मिलते हैं या नहीं मिलते। हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बूढ़ापन में ख़ास तौर से आँखों पे बहुत असर पड़ता है। जी जी। तो दो किस्म के मेजर बीमारीज होते हैं, कैटरेक्ट होता है, ग्लोकोमा होता है। तो इन चीज़ों में अगर आप पहले से, जैसे हर चीज़ हम कह रहे हैं प्रिवेंशन, तो यही चीज़ है, अगर आप पहले से अगर इसको चीज़ को मालूम करें और उसको ट्रीटमेंट जो अगर दवाई से भी या सर्जरी से अगर आप डील कर लें तो फिर वो आगे नहीं बढ़ती है। इसमें एक्चुअली रिस्क होता है कि आप ब्लाइंड भी हो जाएं, नज़र भी नहीं आए बाद में जाके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाके इनको चेक करा के उनकी रिकमेंडेशन ले लें।
और सर्जरी के बारे में डरना नहीं चाहिए। आजकल जो आँखों की जो सर्जरी होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है जो आसानी से आपकी सर्जरी हो जाती है। तो हमारे पास घर आ जाते हैं जी, सेम डे, बल्कि ऑफिस में ही प्रोसीजर हो जाता है, और लेज़र से, टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से प्रोसीजर हो जाता है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है और इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। तो रिस्क है थोड़ी सी, मगर इतनी नहीं रिस्क है जितनी बेनिफिट है। तो बेनिफिट बहुत है, आसानी से आप करवा सकते हैं। तो इसमें कोई आपको डिले नहीं करना चाहिए, इससे कि जब एक दफ़ा आँख चले जाए, मशवरा दे दे तो फ़ौरन करवा लें, उसको डिले ना करें। प्रॉब्लम यह है कि आँख ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा चले जाए तो फिर वो वापस नहीं आएगी। और इस तरह सेम चीज़ हीयरिंग के लिए भी एम्फेसिस देना चाहिए। तो हीयरिंग एड और हीयरिंग चेक करवाना चाहिए अगर ज़रूरत होती है तो फिर। डॉक्टर नजीब, मैं ये समझती हूँ कि हेयरिंग के लिए हमारे लोग ना बहुत इग्नोर करते हैं। एक कान से सुनना पूरा बंद हो गया, दूसरा चल रहा है तो बताते भी नहीं कि मुझे एक कान से नहीं सुनाई दे रहा। तो आप जब जैसे आप एज ए जेरियाट्रिक जो स्पेशलिस्ट हैं, कि आप हर साल हेयरिंग टेस्ट करती हैं या आपका क्या किस तरह होता है ये? हाँ, तो हर साल अगर आप जेरियाट्रिक असेसमेंट कर रहे हैं, जैसे जेरियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, तो वो पूरे फंक्शन का टेस्ट होता है। उसमें बोन पूरे चीज़ें जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें आँखों का भी और हियरिंग टेस्ट भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए कि जैसे आप बूढ़ापन पे आ रहे हैं तो फिर वो आपके जो ईयर्स में जो बोन्स होते हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं और समझें कि हार्ड हो जाते हैं। तो बोन्स जैसे, और यहाँ पर हम कह रहे थे कि चिकनाई कम हो जाती है, ईयर्स में भी बोन्स होते हैं जो उनकी भी चिकनाई और हार्डनेस शुरू होने लग जाती है। तो ये ऑलमोस्ट होता है कि होने ही वाला है। तो इसको इग्नोर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहले से अगर चेक कराएं, और इसमें आसान टेस्ट आता है जिसमें आपको सुनने वाले में नॉइजेस वगैरह सुनाते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। ऑडियोमेट्री जिसे हम कहते हैं, ऑडियोमेट्री जिसे कहते हैं। तो फिर आपको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल सकती है। तो उसके लिए फिर क्या हेयरिंग एड वगैरह मिलती है इन लोगों को? इंश्योरेंस कवर करते हैं, इवन मेडिकेड कवर्स हियरिंग एड। लेकिन मैं आँख और कान दोनों का रिलेशन आपकी सेफ्टी से है। जी, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आँख काम नहीं की या आपका कान काम नहीं किया, यू आर एट ए हाई रिस्क फॉर फॉल्स और इंजरीज, एंड दैट कैन किक यू आउट ऑफ योर होम। आपके बच्चे नहीं, क्योंकि आपको अगर आपने आँख या कान अपने अच्छे नहीं रखे तो आपको अब गिरने से जो चोट लगेगी, फ्रैक्चर होगा, कुछ भी होगा, उसकी वजह से आप आपके घर को से निकल जाएंगे। तो ये छोटी चीज़ है। आप अपने आँख और कान की रूटीन जांच कराए और उसके जो ज़रूरी है वो हियरिंग एड लो या ग्लासेस पहनो, वो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस फॉलो करो, तो दैट विल कीप यू इन योर ओन होम। सो दैट्स योर चॉइस। यू वांट टू स्टे एट योर होम, तो आप करो, ये सब टेस्ट कराओ। नहीं तो आपकी लापरवाही की वजह से ही आप इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। जी। तो यानी कि और हेयरिंग एड मिल जाता है? मिल जाती है। और उसके लिए आप लोग मेरे ख्याल में ऑडियोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको रेफर किया जाता है। एक्चुअली फिजिशियंस करते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं करते, बट ऑफ कोर्स ऑडियोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। फिर वो चेक करके उनके लिहाज से कितने नंबर का हेयरिंग एड वगैरह चाहिए वो मिल जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट। अच्छा, दोनों में से कोई भी जो है ना वो इसको कर सकता है। डॉक्टर नजीब, मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या स्किन की भी कोई बीमारियां हैं जो कि कॉमन होती हैं, और वो मतलब कैसे उससे कैसे बचा जा सकता है? तो जब स्किन होती है तो ख़ास तौर में जब एल्डरली लोग में, जो ओल्ड बूढ़ेपन में, तो फिर ड्राइनेस बहुत होने लगती है। तो ड्राइनेस के लिए लोशन वगैरह लगा तो सकते हैं, मगर वो उसमें पता करना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। अच्छा। और ख़ास तौर से जब एल्डरली हो जाते हैं तो आपको दाग नज़र आने लग जाते हैं। तो उनमें से कुछ दाग होते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, मगर उनमें कुछ दाग होते हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह। स्किन कैंसर वगैरह भी बन सकता है, मगर वो सिर्फ आप तो नहीं बता सके, डॉक्टर ही बता सकेगा। तो आप अगर कभी भी इस तरह का दाग नज़र आए कहीं पर भी बॉडी में, कोई न्यू चीज़ या कोई बढ़ रही हो कोई चीज़, हाँ, तो इनमें जो बोलते हैं स्किन में क्या, जो आपके बचपन से जो दाग है वो जब से है चेंज नहीं हो रहा है, वैसी का वैसी है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान। मगर अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई नई दाग आ जाए, बढ़ रही है, कलर चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है,
अचानक से 2-3 हो गए हैं तो नंबर बढ़ गया, तो वो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को बताना क्योंकि इसमें जो बुढ़ापे में जो स्किन कैंसर के भी बहुत चांसेस, कॉमन चीज़ और है। ख़ासतौर पे जो आम तिल होते हैं, अगर कोई कि किसी जगह पे तिल है, बरसों से था, लेकिन अब वो खुरदुरा हो रहा है या बढ़ रहा है या उसके अंदर ब्लड नज़र आ रहा है या ख़ारिश हो रही है, तो उसको भी जो है ना वो फ़ौरन दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ताकि क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि शायद अगर फ़ौरन उसकी सर्जरी हो जाए तो यू कैन सेव अ लॉट रादर देन कि वो कहीं और स्प्रेड हो जाए। स्किन का यही बहुत आसान तरीका है। अगर आपका ना हम कहते हैं, इसको कहते हैं ABCD, तो अगर आपका स्किन का लीजन एसिमेट्रिक हो रहा है, बॉर्डर एरिया चेंज हो रहा है, बॉर्डर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, D डायमीटर चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो कभी भी स्किन में कोई भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होता है, यंग हो या ओल्ड हो। ख़ास तौर से अगर हमारे बूढ़े लोग हैं उनको तो डेफिनेटली करना चाहिए, जैसे कि एल्डरली में आता है। डॉक्टर नजीब, आखिर में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी वो हमारे कोई भी लोग पसंद नहीं करते, जिसको हम फीकल टॉकल ब्लड कहते हैं, यानी कि ये बूढ़े लोगों में ये चेक किया जाता है कि उनकी आंतों से कोई खून तो नहीं रिस रहा, और मेनली उसकी वजह चेक करने की ये होती है कि जो बड़ी आंत है उसका कोई कैंसर तो नहीं है। और उसके लिए जैसे कि आपको भी पता है और सबको, बहुत से लोगों को पता है कि कोलोनोस्कोपी कराई जाती है, यानी कि पॉटी की जगह से कैमरा डाल के देखा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो ज़रा सा ये आप नॉलेज दे दें लोगों को। तो ये प्रिवेंशन के लिए एक और बहुत हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर आदमी और मर्द 50 साल के बाद एक दफ़ा कोलोनोस्कोपी एटलीस्ट करा लें, इसलिए कि ये भी वही चीज़ है जो प्रिवेंशन की हम जो बातें करते जा रहे हैं, कि वो अगर पहले से चीज़ पता चल जाए तो वो उसका हल हमारे पास बहुत आसानी से है। मगर अगर ये बाद में जब फैल जाए हो गए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैंसर की तरफ चल जाती है। इज़ रिकमेंडेड फॉर औरत मर्द दोनों के लिए बराबर है कि 50 साल के बाद ज़रूर कराना चाहिए, और मेरे ख्याल में 10 अगर ठीक हो कुछ भी ना हो तो फिर 10 साल बाद दोबारा कराना, फिर 10 साल के बाद फिर से करवाएं। और ये जो ये फीकल ऑकल ब्लड होता है, ये और कोलोनोस्कोपी में क्या फ़र्क होता है, ये आप किस एज में रेकमेंड करते हैं? तो ये एक बहुत फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट ना तो बहुत आसान टेस्ट होता है, जिसमें कुछ आपका कुछ मतलब ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेशन कुछ ज़्यादा करना ही, ये कैमरा भी नहीं है कि अंदर जा रहा है, तो इसमें बहुत आसान टेस्ट है जिसमें आपको एक आसान तरीके से पता चल जाता है कि खून है नहीं है। हाँ, वो आपके लिए स्पेशल पार्टी आपको लाके देनी पड़ती है। हाँ, तो वो आप कार्ड देंगे तो आप पार्टी दे आप में फिर तो कार्ड पे टच होगा तो फिर उसमें पता चल जाएगा कि खून है नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ज़ाहिर है अगर खून आ रहा है जिसमें नहीं आना चाहिए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हर साल आप जो रेगुलर चेकअप जो होता है जिसमें ब्लड भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो हर साल आप एक दफ़ा करवा लें, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। फीकल ऑकल ब्लड करवा लें, और अगर मतलब ये कि ज़्यादा हिम्मत कर लें तो फिर कोलोनोस्कोपी भी करवा लें, तो 10 साल तक जान छूट जाती है, क्योंकि वरना फीकल ऑकल ब्लड तो एवरी ईयर कराना पड़ता है, कोलोनोस्कोपी करा लो तो 10 साल तक छुट्टी है पहले, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, कोलन कैंसर दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, तो इसलिए हम चेक करते हैं, ये नहीं कि खामखाई में चेक कर रहे हैं, कॉमन कैंसर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उससे बचाने के लिए मर्द में औरत में दोनों में बराबर है। तो डॉक्टर नजीब, डॉक्टर सोनी, आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी मालूमात दी, और मुझे पूरा यकीन है कि नाज़रीन आपने इन तमाम मालूमात को सुना भी होगा, कहीं पर नोट भी किया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने बूढ़े और बुज़ुर्ग लोगों को अच्छी मालूमात पहुँचाने में आज कामयाब रहे होंगे। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूलिए, और अपने सवालात ज़रूर भेजते रहिए। batulmd@dr.com, batulmd@dr.com। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे